अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी। वॉइस ऑफ द डे में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो चेयरमैन नैब साहब ने अभी एक नई पॉलिसी लाने का ऐलान कर दिया है कि तमाम हाउसिंग सोसाइटियों के लिए एक नई पॉलिसी वो ला रहे हैं। अब इसी के साथ साथ आज हम इस मौजू को भी डिस्कस करेंगे कि जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद और रावलपिंडी की हद तक मौजूद हैं। ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एफआईए की टीम आए रोज़ इन हाउसिंग सोसाइटियों के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई की आगाज़ किया जाता है, और फिर उसी की एमा के ऊपर मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के जो ऑनर है, वहाँ पे जो मैनेजमेंट है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। और ब्लैकमेल कैसे किया जाता है कि जब कोई भी एप्लीकेशन उनके अगेंस्ट वहाँ पे किसी इदारे में जाती है, तो वहाँ पे उस मैनेजमेंट या उस सोसाइटी का जो भी लोग चला रहे हैं उनको बुलाया जाता है, और उनको कहा जाता है कि अगर आपने इस हाउसिंग सोसाइटी को चलाना है या इस मैनेजमेंट के ओहदे पे आपने रह के काम करना है, तो आपको इतने पैसे अंडर टेबल देने पड़ेंगे। तो वो जो मैनेजमेंट है, अगर उसमें जो कोई सही लोग काम कर रहे हैं, जिनका ये विजन है कि ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट इस हद तक बेहतर की जाए, लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए, और जो मुतासरीन हैं उनको प्लाट दिया जाए, तो वो उस वक्त उनकी सारी तवज्जो उन इदारों की तरफ चली जाती है कि जो उनको अंडर द टेबल ब्लैकमेल करते हैं। तो नाजरीन, यहाँ पे जो करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती ही होती है। वहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि कोई ऐसी खातर खा कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन जो लोग काम करना चाहते हैं, जिनका ये विजन है कि हम जो मुतासरीन हैं, वहाँ पे जो रिहायशी हैं, जिनको हमने एक नई स्कीम दी, जो मुतारफ़ करवाई, जहाँ पे हमने कहा कि आपको रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको सीवरेज से रिलेटेड और बाकी इम्यूनिटी सेंटर के जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे एज़ पर सीडीएस स्टैंडर्ड, और पाकिस्तानी जो लॉ है उसके मुताबिक, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी मद्देनज़र रखते हुए उनकी ये कोशिश होती है कि इनका जो बिल्डिंग का एलिवेशन है या बिल्डिंग का वहाँ पे जो डिज़ाइन है, वो इस तरीके से जिद्दत के साथ तैयार किए जाएँ। वहाँ पे ऐसे ऐसे कमर्शियल प्लाजे बनाए जाएँ कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को टच कर सकें। अब जब वहाँ पे काम का आगाज़ किया जाता है, ज़मीनों की ख़रीदारी की जाती है और ज़मीनें वहाँ पे परचेज़ करनी शुरू कर दी जाती हैं, तो उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कुछ अर्सा गुजरने के बाद जो ही वो डेवलपमेंट का बाकायदा आगाज़ करती हैं, तो उसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ़ इदारे कूद पड़ते हैं। हर इदारे की ये कोशिश होती है कि अंडर द टेबल यहाँ से कुछ ना कुछ वसूल किया जाए। तो ये वो पहला रास्ता है जहाँ पे हम खुद उनको गलत रास्ते के ऊपर डालते हैं। अगर ये इदारे साफ शफाफ तरीके से उसको चेक करें और उसमें होने वाली ख़ामियों को पॉइंट आउट करें और उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखें, तो कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तानी शहरियों को का जो हक है, या वहाँ पे जो कुछ ऐसे करप्शन की जाती है, तो वो कभी भी नहीं कर सकता और नामुमकिन है। लेकिन इसके पीछे हमारे इदारे मौजूद हैं। अब इदारे कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन कार्रवाई का मकसद उनका ये होता है कि हर सोसाइटी के ऑनर से आप सालाना या मंथली बेसिस पे ऐसा वो रेवेन्यू हासिल करना चाहते हैं जो अंडर द टेबल होता है। और इसी में हम मुख्तलिफ़ सोसाइटियाँ देखते हैं, और ख़ास तौर पे ये जो पीछे एक स्कैंडल अभी रिसेंटली मोइस खान वाला टॉप सिटी के हवाले से भी अभी हाईलाइट किया गया, जिसमें जो सबका हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने उनको चैम्बर में बुला के जो है वो बाकी मीडिया की जिन्नत भी हुआ, और इसके ऊपर मज़ीद भी कुछ आने वाले वक्त में हम हक़ाइक़ से पर्दा उठाएँगे। तो इस तरह के जो इक़दामात हैं, जो आपकी सोसाइटियाँ जितनी भी यहाँ पे डेवलपमेंट कर रही हैं, और जो लिविंग स्टैंडर्ड के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त एक ही काम रह गया है, वो है हाउसिंग सोसाइटी का, कि ज़मीनों की आप ख़रीदारी करें, वहाँ पे डेवलपमेंट करें और लोगों में डिलीवर करें, और इससे अच्छा बिज़नेस मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कहीं भी नहीं हो सकता। और तमाम इदारे तकरीबन इसके अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, और इसमें वो बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े लोग जो पर्दे के पीछे हैं और पर्दे के सामने भी हैं, वो भी इसमें मौजूद होते हैं। लेकिन यकीन करें कि वहाँ पे एक आम मेंबर, एक आम पाकिस्तानी वहाँ पे बड़ा परेशान होता है कि जब वो 10-10 15-15 साल इंतज़ार करता है, कोर्ट्स की तरफ देखता है, जहाँ पे जो लोग काम करना चाहते हैं, जो करप्ट लोग हैं, जो काम नहीं करना चाहते, उनके खिलाफ तो इदारों को कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो काम करना चाहते हैं, उनके काम के अंदर रोड़े अटकाए जाते हैं, और उनको इदारों में बुला के पूछा जाता है कि आप
ये जो हाउसिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपका पैसा कहाँ से आया। और इन्वेस्टर्स से ख़ास तौर पे जो वहाँ पे परचेजिंग करने वाले, जो प्लाट ख़रीदने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पे वो कमर्शियल जो प्लाजा वगैरह बनाने की तरफ जाते हैं, जो अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लेके वहाँ पे आते हैं, तो उनको भी ऐसे ओछे हथकंडों के ब्लैकमेल किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप हमें इसकी डिटेल दें कि आपने ये पैसा कहाँ से लेके आए। और यहाँ पे जो अगर आपने डेवलपमेंट की मद में या आपने जो प्लाट परचेजिंग की है, इसके ऊपर आप हमें तफसील के साथ बयान करें। हालांकि ये उनकी डोमेन नहीं है। इसके ऊपर FBR एक बाकायदा इदारा मौजूद है, उसको चाहिए कि इन चीज़ों को चेकआउट करे। और जहाँ पे उसको नज़र आता है कि टैक्सेस के हवाले से यहाँ पे जो भी जो खामियाँ हैं, जो कोताहियाँ हैं, उनके हवाले से उनको वो देखे भी और उनको फ़ाइन भी कर सकता है। लेकिन हमारा हर इदारा आजकल हम देखते हैं कि एंटी करप्शन से लेके जितने भी इदारे हैं, उनके सबसे जो सॉफ्ट टारगेट है वो हाउसिंग सोसाइटियाँ, ख़ास तौर पे हाउसिंग सोसाइटियों में जो करप्शन है, जहाँ पे करप्शन होती है वहाँ पे उन्होंने आंखें बंद की होती हैं। और जहाँ पे सही काम हो रहा होता है, शफाफ तरीके से काम किया जाता है, वहाँ पे उन प्रोजेक्ट के अंदर बाकायदा रुकावट डाली जाती है और कहा जाता है कि इतने पैसे अगर आप देते हैं तो आप काम करें और अगर हम आपके साथ पूरा तावन करेंगे और आपको यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा भी करते हैं तो हमारा जो दस्त शफ़क़त है वो आपके सर पे होगा। तो वो बाकायदा कानूनी रास्ते दाव पेच भी बताते हैं कि आप इस तरीके से कर लें तो ये काम हो सकता है, इस तरीके से किया जाए तो ये हो सकता है। लेकिन जो सही लोग, जो ईमानदारी के साथ, जिनका विजन ये है कि हमने ईमानदारी के साथ काम करना है, हमने लोगों को डिलीवर करना है, हमने उन लोगों के साथ जिनके साथ वादे किए हुए हैं और ख़ास तौर पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों में कि जिनके वोट से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट कमेटियाँ बनी हैं, हमने उनको जवाब दें और उनके लिए हम काम करना चाहते हैं, तो उनको कोर्ट्स में बुला के जलील ख्वार किया जाता है। और इदारों में उनको महीनों में कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जहाँ पे वो तारीख पे तारीख नहीं दी जाती। और उनको बजाय काम करने के उन चीज़ों के अंदर उलझाया जाता है जो कि मेरा ख्याल है कि जिनका कोई मकसद ही नहीं है। अगर आपने किसी के ऊपर करप्शन की या कोई ऐसी आपको नज़र आई है, इरेगुलरिटी वहाँ पे हुई है, तो उसके ऊपर आप एक्शन लें और उसका विद इन वीक आप फैसला करें और उसको फैसले को आप पब्लिक कर दें और उनको सज़ा दें। लेकिन ये 3-3, 4-4 या 5-5 साल तक फैसलों को लटकाना और उन लोगों को ब्लैकमेल करना, वहाँ से पैसे वसूल करना, यह हमारे इदारों का रवैया बन चुका है। और ख़ास तौर पे जो FIA है, जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी जानी पहचानी जो है वो एजेंसी है और ये काफ़ी चीज़ों को देखती है, तो आजकल उसका सबसे जो पसंदीदा मशगला है या काम आप कह सकते हैं, उसका यही काम है कि वो जो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको देखती है कि किसके पास कितना सरमाया है, वो फिर उनको उस तरह ब्लैकमेल किया जाता है और उनकी वो टो में होते हैं कि कहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नज़र आए जिसमें हम इनको बुला के ब्लैकमेल करें और अंडर द टेबल हम इनसे पैसों की वसूली करें। तो FIA के अंदर जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, जो कि इस्लामाबाद की भी मैं बात करता हूँ कि एक फेडरल के अंदर बैठ के एक बहुत बड़े पैमाने में ये करप्शन हो रही है, ख़ास तौर पे हमारी एजेंसियाँ करवा रही हैं और बाकायदा मंथली बेसिस पे अपना हिस्सा वसूल करती हैं। तो हमारे इदारों को ख़ास तौर पे जो फेडरल एजेंसी है, इसको ये चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन की हमारी ये एजेंसी है, कि ये सोसाइटियों के काम में मुदाखलत करना बंद करें। और हमारे इदारों को ये चाहिए, ख़ास तौर पे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट बनाते हैं, जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं और बाकी भी जो हमारे थिंक टैंक हैं, उनको ये चाहिए कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए कि जो सिर्फ़ और सिर्फ हाउसिंग सोसाइटियों को वॉच आउट करे। वहाँ पे जो होने वाली करप्शन है, जो गलत काम है, उनको देखा जाए और तरतीब के साथ सुना जाए, ताकि वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसको ब्लैकमेल ना किया जाए। और जहाँ पे सरमायाकार है, अगर उसके साथ कोई ज़्यादती हुई है तो उसकी ज़्यादती का फौरी तौर पे अजाला करवाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े स्कैंडल निकलते हैं और बड़े बड़े हमारे लोग बड़े इदारों के आला पोस्ट के ऊपर बैठे हुए उनका बराह रास्त इन हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर मुदाखलत और वहाँ से हिस्सा वसूल करना
ये एक पाकिस्तान में मशगला बन चुका है। और जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट इन्हीं हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर होती है, और जिस सोसाइटी के साथ उनकी वफादारी होती है उसको वो अकोमोडेट करते हैं और उसको नवाजते भी हैं, और जिनके वो ख़िलाफ़ होते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि उसका नामो निशान मिटा दिया जाए। तो ये जो रवैया है, ये इस रवैये को बदलने की ज़रूरत है। अब वक्त आ गया है कि जो पाकिस्तानी पढ़ी लिखी कौम है, जो हमारा तबका है, जो ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे ये जो हमारे इदारे हैं, इनके जो गलत काम है इससे मुल्क बहुत पीछे जा रहा है और इन्वेस्टर भी बहुत तेज़ी के साथ यहाँ से भाग रहा है। अगर आप किसी भी इदारे में, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी भी इसी मुल्क का ही हिस्सा है, वो इस मुल्क के अंदर ही काम करें, उनका जो टैक्स है, उनका जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट के इदारों को जाता है। तो वो उनको ये चाहिए कि इनको कम से कम इस हद तक इस डोमेन से बाहर निकालें कि अगर इसको अगर सुना जाए तो इसके लिए एक बाकायदा बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए, और अदालत में भी अगर अदालत उज़्मा इसको देखती है तो उसके लिए बाकायदा एक बेंच तरतीब दिया जाना चाहिए जो कि हक़ाइक़ की रोशनी में इसके फ़ैसले करे। क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत पीछे जा चुका है, यहाँ पे तमाम सरमायाकार यहाँ से भाग चुके हैं। एक आपकी रियल स्टेट की जो ये इंडस्ट्री है, ये जो हाउसिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, ये पाकिस्तान में अभी रह गया है। तकरीबन ये भी बहुत सुस्त हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके अंदर अगर हम सही पैमाने पे काम करें और अच्छी पॉलिसी लेके आएँ और आवाम दोस्त पॉलिसियाँ लेके आएँ और जो इन्वेस्टर हैं उनको मौका दें ताकि पाकिस्तान में आके वो सरमायाकारी करें और पाकिस्तानी शहरियों की जो रोज़मर्रा की जो इसकी लिविंग स्टैंडर्ड से उनको ज़रूरत है वो भी पूरी होगी। उसमें आपकी मेन पावर भी यहाँ से काम करेगी, क्योंकि पाकिस्तान में बेरोज़गार जितना भी तबका है, जो आपका मज़दूर तबका है, वो बरह रास्त इसमें शिरकत करता है और वो इसी में काम करता है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हों या डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी काम आप करते हैं, तो उसमें आपकी अच्छी खासी तादाद यहाँ पे काम कर रही है, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। और उस बोझ को इन हाउसिंग सोसाइटी और उन इन्वेस्टर्स ने संभाला हुआ है। इसमें काफ़ी लोग गलत भी हैं, और गलत क्यों होते हैं? क्योंकि उनको इदारे सही तरीके से काम नहीं करने देते। जब वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो इदारे बेजा उनके अंदर मुदाखलत करते हैं और उनको आए रोज़ बुला के वहाँ पे पूछगछ की जाती है और उन्हें बताया जाता है कि आपके ये काम भी गलत हैं, आपके ये काम भी गलत हैं, ये माजी में आपने ये किया, अब ये किया, तो लिहाजा वो उस काम के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है और एनओसी सस्पेंड कर दी जाती है। एनओसी सस्पेंड कर दी जाती है। हालांकि सीडीए जो है या आरडीए या बाकी पाकिस्तान के अंदर जितने भी इदारे हैं जो कि इसको वॉच आउट करता है या रेगुलाइज करता है, उनको ये चाहिए कि जब एनओसी वो देते हैं तो उस वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखें कि जो रिक्वायरमेंट थी क्या वो फुलफ़िल की है। वहाँ पे फिज़िकली जो है सर्वे किया जाए, वो बड़ा स्ट्रांग लेवल का सर्वे हो, फिर उसके ऊपर बाकायदा आप मंथली बेसिस पे एक चेक एंड बैलेंस रखें ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट कितनी हो रही है, वहाँ पे प्लाट की कटिंग किस तरीके से हो रही है। ये सारी चीज़ों को देखना इन हमारे इदारों का काम है। अगर इदारों में आप समझते हैं कि कोई ऐसी वर्कर्स की या एम्प्लॉयज़ की कमी है, तो वहाँ पे एक अलहदा सेक्शन इसके ऊपर तरतीब देना चाहिए जिसका काम ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ काम कर रही है वो एक सही रास्ते पे चलें। उनकी डोमेन एक आप बना दें कि ये डोमेन है, इसके अंदर रहते हुए आपने काम करना है। अगर आपके पास 40 कनाल है, आपके पास 50 है, आपके पास 5000 कनाल है, आपने बेसिक लेआउट प्लान क्या होना चाहिए और जो बाई लाज हैं उसको किस तरीके से आपने फॉलो करना है। क्योंकि जब हम कुछ पैसों के एवज़ उन सारे बाई लाज को हम एक तरफ फेंक देते हैं और गैर कानूनी काम करवाते हैं, जब वो काम मुकम्मल हो जाती हैं तो फिर हम आते हैं, हमें याद आता है कि ये तो गलत हो गया, ये तो कानून से बिल्कुल बहर है, फिर हम उसको डिमॉलिश करने लग जाते हैं। जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने वो परचेज़ किया होता है, उन बेचारों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, बल्कि पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में भी ये मसला है, सबसे जो बड़ा मसला इस वक्त है वो है कब्ज़ा माफिया का। कब्ज़ा माफिया के सर पे मुख्तलिफ़ लोगों का हाथ है, जिसमें मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मिल के काम कर रहे हैं। किसी इदारे की लॉयल्टी एक ग्रुप के साथ होती है, दूसरे इदारे की उसके दूसरे के साथ होती है। इसी तरह हुकूमतें कुछ आती हैं, जब जाती हैं तो वो भी अपने अपने लोग लेके आती हैं। क्योंकि ये जो कब्ज़ा माफिया, इसका बिल्कुल सफाया होना चाहिए। और जो
हमारा लैंड रेवेन्यू है इसको बेहतर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि तमाम जो रिकॉर्ड है वो आपको कंप्यूटर के ऊपर लेके आना चाहिए, ताकि वन क्लिक में एक आम पाकिस्तानी शहरी की एक्सेस में हो, वहाँ से ही वो प्रिंट निकाले, वो जो फ़र्द निकालना चाहता है जो भी उसकी ज़रूरत है, ताकि इसमें आसान से आसान किया जाए, ताकि करप्शन का रास्ता आपको रोकने की ज़रूरत है, ना कि आप लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े करवाएं और उनके रजिस्ट्रियाँ और इंतकाल जो है वो आप रद्दोबदल करें, वहाँ पे हेर फेर करें। इन चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है। आपका जितना ये निज़ाम, ये सिस्टम साफ़ एंड शफाफ होगा, उतना ही मुल्क के अंदर जो सरमायाकार है, जो ख़ास तौर पे मैक्सिमम लोगों की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनकी इन्वेस्टमेंट इसी सेक्टर के अंदर है, उससे वो बेहतर होगी और उनका एतमाद भी बहाल होगा। और जो लोग किसी की जगह के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं या कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ऐसी टास्क फोर्स बनाई जानी चाहिए कि जो बाकायदा जिसका काम ही हो, जहाँ पे वो कंप्लेन हो, एक कंप्लेन नंबर हो, उसमें हेल्पलाइन आप दे दें ताकि वो उस पर शिकायत करें तो फौरी 24 आवर्स में उसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए। आप ये देखें कि आपकी सरमायाकारी और मुल्क कहाँ से कहाँ चला जाता है। फिर उसके बाद बाकी जो सेक्टर हैं जिस तरह एनर्जी का है या हमारी इंडस्ट्री है, उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में जब तक हम कानून की हुक्मरानी नहीं लेके आते, जब तक हम सही फैसले नहीं करते, उस वक्त पाकिस्तान की तरक्की नामुमकिन है और पाकिस्तान कभी भी सही ट्रैक पे नहीं चल सकता। तो ये हमारे इदारों को और हुकूमत को और जो थिंक टैंक है, जितने भी हमारे इदारे इसमें शामिल हैं, तो उनको चाहिए खुदारा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए आज सोचें। अगर पाकिस्तान अच्छी जो है पोजीशन पे जाएगा, पाकिस्तान आज तरक्की के रास्ते पे चलेगा, तो इसमें इदारों का भी फ़ायदा है, आपके एफबीआर का भी फ़ायदा है, क्योंकि टैक्स मैक्सिमम आप कलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह बाकी इदारों में भी उसके अंदर निज़ाम को शफाफ बनाया जाए और एक आम आदमी के लिए आसान बनाया जाए और उसके घर तक आप सर्विसेज दें, ताकि वो आजकल तो पूरी दुनिया में आप मोबाइल्स के ऊपर ऐप्स के ज़रिए तमाम काम कर रहे होते हैं। तो आपको भी ये चाहिए कि थोड़ा सा इसको आगे डिजिटल जो है वो सिस्टम में लेके जाएं और पाकिस्तान की ये जो खामी है ख़ास तौर पे इसको दूर करना चाहिए। और अदालत उज़्मा के हवाले से मैं यही कहूँगा कि हमारे जो जज साहबान इसको देखते हैं, खुदारा आप पूरे 22 करोड़ 24 करोड़ आवाम के आप जज हैं, आपके पास एक साइल अगर फ़ैसला लेके आता है तो उसकी बड़ी उम्मीदें जुड़ी होती हैं और खुदा के बाद वो अख्तियार आपके हाथ में होता है। अगर आपका सही फ़ैसला उसकी पूरी ज़िंदगी को बना सकता है और आपका एक गलत फ़ैसला उसकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी बल्कि उसकी ज़िंदगी उसका फ्यूचर तबाह कर सकता है। तो इसमें हमें ज़रूर सोचना चाहिए, जहाँ पे हमारी खामी है हमारे इदारों को चाहिए कि इसको दूर करें। तो नाज़रीन, ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह हम ख़ास तौर पे हाउसिंग सोसाइटी और टॉप सिटी के हवाले से हम प्रोग्राम करेंगे, जो मोइज़ खान साहब के हवाले से काफ़ी इंकशाफात हुए, तो इसके ऊपर हम तफसीली एक प्रोग्राम करना जा रहे हैं। तो उसमें इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे। अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।